के लिए रिकमेंड करता हूँ, जिसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे बहुत सारे क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते रहते हैं। अभी जो एनसीआरएम के अंडर में या आयुष डिपार्टमेंट के अंडर में जो भी आईआर का कॉलेज है, तो उनके जो भी एग्जाम्स होते हैं फॉर द पोस्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लेक्चरर और जो भी है मोल्स डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट वगैरह, तो वहाँ पे भी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। उसी के बाद में डॉक्टर रजत के पास में बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे जा चुके हैं रिसर्च स्टैट रिलेटेड विथ मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चंस विथ उसके आंसर्स, तो वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ओके, तो अभी हमने स्टार्ट करना है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, 2 दिनों में हमें कंप्लीट करना है। तो हम सबसे पहले टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। ओके, आयुर्वेदा के बारे में जो भी रिसर्च है, ब्रीफ हिस्ट्री, उसके बाद में प्रमाणास, वो सब हम कल देखने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों अलग चीजें हैं। तो मैक्सिमम टॉपिक्स आज ही कवर हो जाएंगे एज पर द रिसर्च मेथोडोलॉजी। जस्ट वेट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। Hello, Dr. Sonal. Am I audible? Dr. Sonal, am I audible? जब कुछ टेक्निकल इशू है शायद, मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। सर आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? सर आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज सबको आ रही है? प्लीज कमेंट में यस कर दीजिए। ओके, मेरी आवाज सबको आ रही है? मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? Now it's visible, sir. ओके, मैं कह रहा था कि सर उसी को आप प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च कहते हैं। प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च, तो क्वेश्चन ये आता है इसमें, हमेशा मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है कि द फंडामेंटल रिसर्च इज फॉर, तो फंडामेंटल रिसर्च में जो भी बताया गया होगा वो सब ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, प्योर एंड बेसिक रिसर्च। जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम सीखा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, दैट वन इज द प्योर रिसर्च। जो बेसिक रिसर्च है, जो भी फंडामेंटल्स हम स्टडी करते हैं, जैसे सर्ववेदम पांचभौतिकम अस्मिन्, अगर इसको स्टडी करना है तो दिस वन इज अ प्योर
हेलो। डॉक्टर सोनल। हेलो। कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक? हेलो। एक थ्योरम से दूसरा वाला थ्योरम। सर, योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? नो सर। तो मैं किसी की बात नहीं सुन पा रहा हूँ। तो अब दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है क्या? ओके। ओके। एंड थियरीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार कि फंडामेंटल रिसर्च इज यूज फॉर, जहाँ पे भी न्यू आइडियाज, बेसिक प्योर जो भी नॉलेज है, जो भी थ्योरम है, उससे अगर न्यू आइडियाज, प्रिंसिपल, थियरीज अगर करनी है, जनरेट करनी है, तो वहां पे फंडामेंटल रिसर्च हमें देखना है। इस पे अगर देखा जाए तो फंडामेंटल रिसर्च जो है, तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लाइकवाइज इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेशन ऑफ थेरीज, न्यू थेरीज जो भी जनरेट करेंगे हम लोग, जैसे अभी फॉर एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है कि स्टडी ऑन सिम्टम्स ऑफ पांडु। अगर मुझे नया वाला थेरी जनरेट करना है कि पांडु में आंखों के नीचे ऑर्बिटल एडिमा आ जाता है, तो उस हिसाब से अगर मुझे करना है, तो मुझे पांडु का जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिम्टम्स है, उसको जाके आगे इलॉबरेट करना पड़ेगा। तो फंडामेंटल रिसर्च इसलिए जरूरी होता है। ओके। एंड डजंट हैव इमीडिएट कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, जैसे भी हम याद रखना कि एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च जो है, वहां पे फंडामेंटल कमर्शियल इमीडिएट ऑब्जेक्टिव चाहिए होंगे हमें, क्योंकि जो हमें इमीडिएटली कुछ ना कुछ पब्लिश करना है। फंडामेंटल रिसर्च हमेशा याद रखना कि ये एक्शन और अप्लाइड रिसर्च का बेस फॉर्म क्रिएट करता है। Applied is a step after fundamental research. We accept theories and principles to build in the basic research are verified and applied on a real life situation. तो रियल लाइफ सिचुएशन में जो भी हम फंडामेंटल रिसर्च से प्रिंसिपल आउटकम हुए हैं, तो वो जाके हमें यहाँ पे सोल्यूशन देना। जैसे अगर मैं पांडु में अगर पेरी ऑर्बिटल एडिमा अगर नया वाला सिम्टम वहां पे ऐड किया, तो उसके लिए मुझे क्या सोल्यूशन चाहिए, और उस सॉल्यूशन के रिगार्डिंग कौन सा वाला रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आता है एक्शन रिसर्च। ओके। द टर्म एक्शन रिसर्च वाज कॉइन्ड बाय द कर्ट लेविन। ये याद रखना या लिख के लेना, क्योंकि ये जो कुछ चीजें हैं ना, तो ये आपको एमसीक्यूज के लिए है। ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर हमने कितनी रोटियां खाई, ये हमें अगर स्टडी करना है, तो हमें करना होगा कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च।
तो हमें करना होगा क्वांटिटेटिव रिसर्च। वापस से बता रहा हूं मैं। वापस से बता रहा हूँ, शायद आवाज नहीं आ रही थी मेरी। कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में फर्क क्या होता है। जैसे अभी हम लोगों ने खाना खा के बैठे हैं, अगर हमने कितनी रोटियां खाई इस पे रिसर्च करना है, मतलब हमें नंबर मिलेगा, उस नंबर के अकॉर्डिंग हमें रिसर्च, उसका जो भी फिनोमिना है, उसका जो भी एनालिसिस है, कि रिजल्ट है, वो सब कुछ अगर उसके अराउंड में घुमाना है, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। और किस टेस्ट का खाना खाया है, बहुत अच्छा खाना खाया है, बहुत कम अच्छा था, बहुत ज्यादा नमकीन था, बहुत ज्यादा तीखा था, इस हिसाब से अगर हम उसको देखा जाए, तो वो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि हाइपोथेसिस इज फ्रेम एंड टेस्टेड इन अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। हाइपोथेसिस इज मस्ट इन अ व्हाइल डूइंग अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस होना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस होना ही चाहिए। एंड ऑलवेज क्वांटिटेटिव रिसर्च इन अ कंक्लूसिव इन नेचर, उससे कुछ ना कुछ आउटकम, कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलना चाहिए। While as in a qualitative research, there may be not conclusion. Okay. Okay. Surveys, उसके बाद में केस कंट्रोल स्टडीज, टेलीफोनिक सर्वेज, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ये दो अलग टाइप के क्वेश्चंस है। लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हमेशा क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज किए जाते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि जैसे मैंने अगर आप सबसे पूछा कि आपने खाना खाया, यस और नो, इसी दो सेक्शन में आपको आंसर देना है, तो ये हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप यूज्ड इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके। द टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड कोरिलेशनल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मींस व्हाट, कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर फिनोमिनॉन को वेरिएबल्स के साथ में जोड़ दिया, लाइकवाइज एक स्कूल में कितने तरह के बच्चे काम करते हैं, या फिर एक स्कूल में कितनी तरह, ऑन एन एवरेज कितने घर से या कितने अलग अलग सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से बच्चे पढ़ते हैं, दैट वन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एंड कोरिलेशनल रिसर्च, यहाँ पे जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, वहां पे जो भी हमने स्कूल रिसर्च स्टडी के लिए लिया हुआ है, तो वहां पे क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ क्लास वाले बच्चे क्यों पढ़ते हैं, दैट वन इज एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट, तो वो होता है कोरिलेशनल रिसर्च। ओके। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जहाँ जिससे आपको क्वेश्चन बनता है, हियर इन अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च द वेरिएबल्स आर ओनली ऑब्जर्व एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिसर्चर। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपको कोई भी वेरिएबल इन्फ्लुएंस नहीं करना है, वहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ना सैंपलिंग करना है ना कुछ करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन करना है। तो ये कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, केस स्टडीज में पॉसिबल है, इंटरव्यूज में पॉसिबल है, सर्वे स्ट्रक्चर में पॉसिबल है, सर्वे टाइप रिसर्च में पॉसिबल है। जहां जहां भी हमें ऑब्जर्वेशन सिर्फ करना है, वहां पे हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और जहां पे हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिठाना है, वहां पे हमें कोरिलेशनल रिसर्च करना है। यहाँ पे हम वेरिएबल जो भी होगा उसको हम मैनिपुलेट करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में देयर इज नो इन्फ्लुएंस और नो मैनिपुलेशन ऑफ अ वेरिएबल।
स्ट्रक्चर्ड जो है वो मैनुअल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जिस तरह से भी हमें एक्सपेरिमेंट से आती है, देयर आर टू वेरिएबल्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। रिलेशनल कोरिलेशनल रिसर्च में जो है वहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल लेके भी चल सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमेशा वेरिएबल डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होता है। जैसे किसी चीज को अगर डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाए तो उस वजह से फॉर एग्जांपल ले लिया जाए कि डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा डीप में, क्योंकि आपके टॉपिक में है एक क्वेश्चन फॉर्म होता है कि आपको एक स्टडी टाइटल दिया जाएगा और उसमें से आपको चूज करना होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। जैसे अगर मैंने पांडु व्याधि लेके उस पे त्रिफला चूर्ण का इफेक्ट ऑन पांडु व्याधि, ऐसा मेरा अगर रिसर्च का टॉपिक है, तो इन दैट वन त्रिफला चूर्ण इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। त्रिफला चूर्ण की वजह से जो भी चीजें चेंज होने वाली है सिम्टोमेटिकली वो डिपेंडेंट है त्रिफला चूर्ण के ऊपर। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका पांडु और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका क्लियरली त्रिफलाचूर्ण। तो इस हमेशा याद रखना, जिसमें भी चेंज होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिसमें चेंज नहीं होने वाला वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्वेश्चन यार जब भी सामने आता है तो उसमें एक टाइटल दिया जाएगा और उसमें डिपेंडेंट एंड नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल पूछा जाता है। ओके, ये quasi experimental research also called as ex facto method and a casual comparative method। बस आपको एग्जाम के लिए इतना ही याद रखना है, quasi experimental research का जो भी दो नाम है, the ex facto method and the casual comparative method। उसके बाद में जो होता है एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी। किसी चीज को अगर एक्सप्लोर करना है, फोकस ऑन टू डिस्कवर न्यू आइडिया, जैसे सर्ववेदम पांच भौतिकमस्मिन् रथे, यहाँ पे मैंने फोकस किया और एक छठा वाला कैरेक्टर ऐड कर दिया, तो उसको मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर दिया। और एक्सप्लेनेशन जो है वो किसी चीज के बारे में अगर एक्सप्लेन कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा एक्सपांड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। फोकस यहाँ पे जो है आपको ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैजुअल रिसर्च, तो कैजुअल रिसर्च का ही नाम एक्सप्लोनेटरी रिसर्च है। ये हमेशा क्वेश्चंस में ऊपर नीचे आ जाता है। ओके, की फंडामेंटल रिसर्च वाली थ्योरी है, उसको बस आपको एक्सप्लोर करना है, नॉलेज को एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे कभी भी आपको कंक्लूजन नहीं मिलेगा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। एक्सप्लोनेटरी में आपको हमेशा कंक्लूजन मिलेगा एंड वेरिएबल्स मिलेंगे, और एक्सप्लोनेटरी में आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देनी पड़ेगी। ओके, survey research, it is used to collect a primary data by asking questions from an individual। जब भी हम किसी चीज के बारे में सर्वे करते हैं, और एक चीज बता के रखता हूँ, एक बार क्वेश्चन आया था कि सर्वे रिसर्च में इन जनरल ऑफ द रिकॉर्ड या फिर इन जनरलाइज में सैंपल साइज कितना रख सकते हैं इन जनरल मैनर। तो सर्वे रिसर्च में हमेशा याद रखना एक चीज को कि पॉपुलेशन से 30% सैंपल साइज इन जनरल में रखते हैं फॉर द सर्वे रिसर्च। केस स्टडी रिसर्च में क्या होता है कि एक ही सिंगल कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई प्रोटोकॉल या फिर कोई घटना घटी हुई है, तो उसके बारे में डिटेल स्टडी करना, दैट मीन्स द केस स्टडी रिसर्च। ओके, तो सर्वे कैन नॉट कंडक्ट थ्रू इंटरव्यूज, फोन कॉल और इवन सर्वे कैन बी कंडक्टेड थ्रू इंटरव्यूज, फोन कॉल, मेल, इवन ऑनलाइन, अभी जो भी गूगल फॉर्म्स इस तरह के होते हैं, तो उस सभी को हम सर्वे में कंडक्ट कर सकते हैं। केस स्टडी कैन बी एक्सप्लेनेटरी एंड इवन डिस्क्रिप्टिव एज वेल। और इसी के साथ में और एक चीज याद रखना कि इसी का एक क्वालिटेटिव रिसर्च का एक फंडा होता है जो आगे करेंगे हम लोग। What is qualitative research? A strategy of a systematic collection of organization and interpretation of textual information.
systematic collection, organization, and interpretation of any information is nothing but a qualitative research. Means that the quality of that particular things we have to establish, we have to collect, we have to what we can say, analyze those things and synthesize those. Okay, use the inductive approach. क्वांटिटेटिव में डिडक्टिव अप्रोच होता है, क्वालिटेटिव में इंडक्टिव अप्रोच होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें बाहर निकालते हैं, बस फोकस वेरिएबल्स पे रखते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम ज्यादा से ज्यादा डाटा कलेक्शन करके उसको हम एनालाइज और सिंथेसाइज करते हैं। एक डिफरेंस है यहाँ पे, हम लोगों को पूछा जा सकता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन सा वाला अप्रोच होता है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, बोथ, नन ऑफ द अबव, लाइक क्वेश्चन कैन बी फॉर्म एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है फिर? प्राइमरीली इट इज एक्सप्लोर करता है, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। इट इज यूज्ड टू गेन अंडरस्टैंडिंग, अंडरलाइनिंग ओपिनियंस, मोटिवेशन एंड whatever the reasons, all those things, provides insight into the problem, understanding the problem, interpreting the problem और behavioral patterns। जैसे अगर हमने देखा जाए कि आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए कि पांडु सबसे ज्यादा किस प्रकृति के व्यक्ति में पाया जाता है, अगर इसको हमने देखा जाए तो ये बिहेवियरल पैटर्न स्टडी करता है, तो इसको बोल सकते हैं हम क्वालिटेटिव रिसर्च। बहुत क्वेश्चन आ चुका है पीएचडी और पीजी में कि एक तरह का रिसर्च दिया जाता है और इसमें बोला जाता है कि ये कौन सा वाला रिसर्च है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, एक्सप्लेनेटरी है या क्वांटिटी एक्सप्लोर कर रही है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने का तरीका है, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च आ जाएगा। और ये प्योरली बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो फंडामेंटल और प्योर रिसर्च पे चला जाए। तो ये हमेशा कीप इन माइंड। ओके, focus group and interviews are conducted to go on an insight into the feeling, perception, thoughts, behavior of the respondent. Like a college group interviews, individual interviews and focus group interview। जैसे हमने देखा है बहुत बार कि जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक तरह का गैदरिंग मीटिंग होता है और उसमें हम अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं और उस हिसाब से उसका एनालाइजेशन वो बाजू में बैठा हुआ डॉक्टर करता है कि इसको कौन सी वाली थेरेपी देनी, इसको कौन सी वाली थेरेपी देनी। दैट मीन्स वो क्या करता है कि एक तरह के लोगों को एक जगह पे बिठा के उनको डिस्कस करने के लिए छोड़ देता रहता है। ऑब्जर्वेशनल टाइप ऑफ स्टडी, क्वालिटेटिव स्टडी इज अ ऑब्जर्वेशनल टाइप ऑफ स्टडी। which the hypothesis or the conclusion is necessary, आग बंद करके आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च पे टिक मार्क कर देना। ओके, देन द टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च है, फिनोमेनोलॉजी, फिनोमेनन जहाँ पे डेवलप होते हैं वो वाला रिसर्च है, एंड नैरेटिव रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च जो भी है, हम जितनी भी हिस्ट्री वाले बुक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री जो भी करते हैं, पास्ट इवेंट जो भी है, जैसे अभी पता नहीं था 10 फीट नीचे खोदा है, कुछ चीजें आ गई तो हमने उस पर कुछ रिसर्च किया, उसका डाटा रख दिया। 20 फीट नीचे खोद दिया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने, तो उसका और से डाटा आ गया, उस वाले डाटा में इंक्लूड हो गया। तो हिस्टोरिकल रिसर्च इसमें होता है। कोई भी फिनोमिनन अगर नए जैसे फिनोमिनन है अलग अलग, सर्वोदम पांचभौतिक मस्मिनार्थी एक फिनोमिनन है, तो उस ईरा में भी बराबर था, इस ईरा में वो एप्लीकेबल है या नहीं है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो फिनोमिनन डेवलप करने के लिए, न्यू फिनोमिनन डेवलप करने के लिए भी क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है।
एंड नैरेटिव रिसर्च। नैरेट मीन्स द स्टोरी टेलिंग लाइक रिसर्च होता है ये, एक तरह की स्टोरी टेल कही जाती है इसमें। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना हमेशा कि नैरेटिव रिसर्च ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ टाइम बाउंड। टाइम बाउंड से ही स्टार्ट होता है। जैसे अगर मुझे किसी चीज का नैरेटिव रिसर्च करना है या लिखना है, तो मैं लिखूंगा कि बिफोर 14 days और बिफोर 14 years और सिंस 1998। Likewise, if that research start with a time bounded thing, that one is a narrative research. Okay. Okay. इसका आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। नैरेटिव रिसर्च में आपका फैमिली स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफी, जर्नल, डॉक्यूमेंट्स, ओवर पीरियड टाइम, ये सब कुछ हमें आगे जाके मिलता है। इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज बस यहाँ पे याद रखना कि फिनोमिनॉन जहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है या फिर फिनोमिनॉन में कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है, तो वहां पे क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके। तो हमेशा याद रखना कि क्वालिटेटिव रिसर्च, ये डिफरेंशिएशन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच हमेशा इंडक्टिव होता है। गोल क्या होता है क्वालिटेटिव का? डेप्थ टू जनरेट अ हाइपोथेसिस। उसके बाद में सेटिंग नेचुरल होती है, जहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया जाता। हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च में सिर्फ ऑब्जर्व करना है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको वेरिएबल्स एंड मैनिपुलेटेड और द इंटरप्टेड बाय द रिसर्चर, जैसे वेरिएबल्स चेंज कर दिए, डोज चेंज कर दिया, ये सब कुछ हम रिसर्चर के द्वारा करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। डाटा कलेक्शन जो है वो इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशनल टूल, ये सब कुछ होता है। यहाँ पे क्या होता है? सर्वे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, क्लिनिकल डाटा क्वांटिटेटिव रिसर्च में। डाटा एनालिसिस जो है वो इंटरप्रिटेशन किया जाता है यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च में, टू जनरेट अ हाइपोथेसिस, टू जनरेट अ रिसर्च क्वेश्चन, टू जनरेट अ नॉलेज गैप एंड रिसर्च गैप। यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमेशा याद रखना कि हमें नंबर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल टेस्ट सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स क्वांटिटी इटसेल्फ गिव्स अ नंबर, दैट मीन्स द स्टैटिस्टिकल टेस्ट यहाँ पे अप्लाई होते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मिक्स करके हमें चलना पड़ता है। जैसे कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स हो सकते हैं, तो वहां पे भी मिक्स अप्रोच हो जाता है। तो एट दैट टाइम हमें पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, जैसे बायोस्टैटिस्टिक्स पे आएंगे तो वो टेस्ट भी हमें यहाँ पे लगा सकते हैं डाटा में जब जाएंगे। ओके। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ अ क्वालिटेटिव रिसर्च? रिकरेंट थीम्स, सर्वे, इंस्ट्रूमेंट मेजर्स, टेक्सोनॉमीज, कंसेप्चुअल मॉडल्स, ये सब कुछ आ जाएगा। ओके। व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च? ये हमने लास्ट। ओके। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये चीज याद रखना। ओके। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमें रिसर्च क्वेश्चन कैसे डेवलप करना है, जो आपका एक टॉपिक है कि हाउ टू चूज अ रिसर्च टॉपिक, तो उसमें ये चीज आएगी। डिफाइन द पर्पस ऑफ रिसर्च, डिटरमाइन द appropriate methods, guide to study planning, frame the analysis and findings। ये चारों चीजें उसके जो भी टाइटल है, जो भी हाइपोथेसिस होगा, होगा ही, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी टाइटल होगा, जो भी रिसर्च क्वेश्चन होगा क्वालिटेटिव रिसर्च में, ये चार चीजें कंपलसरी आनी चाहिए। ओके। टॉपिक सुटेड। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि सबसे पहले फ्रेम एज अ रिसर्च क्वेश्चन पहले फ्रेम करना है, फिर एम, ऑब्जेक्टिव, उस हिसाब से चलना है। और सिंगल फिनोमिनन और कंसेप्ट और डाटा पे भी हम जा सकते हैं। इंडक्टिव वर्ड हमेशा क्वालिटेटिव के साथ में ही आएगा। और नॉलेज एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। नॉलेज का जो भी एक्सप्लेनेशन है, दैट मीन्स द एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज रिलेटेड विद क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके। द राइटिंग रिसर्च क्वेश्चन इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च, state goal using a verb should always, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का रिसर्च क्वेश्चन किस हिसाब से।
जैसे एक क्वालिटेटिव रिसर्च का आपको डाटा दिया जाएगा या फिर टाइटल दिया जाएगा और उसका रिसर्च क्वेश्चन क्या होना चाहिए, इस हिसाब से आपको A B C D E ऐसे कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं और उस पे हमें एग्जैक्टली टिक मार्क करना है। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन में 3 से 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली, इट शुड स्टार्ट विद अ वर्ब। उसके बाद में जो भी आपका इंटरेस्ट टॉपिक है, जैसे अगर मुझे कलेक्शन और द पंच महाभूता करना है तो उस हिसाब से मुझे उसका इंटरेस्ट वहां पे देखना देना चाहिए। उसके बाद में नेचुरल और नॉन डायरेक्शनल लैंग्वेज, यहाँ पे हमें कहीं पे भी डायरेक्शनल देना नहीं है कि ये इससे बेटर है वो उससे बेटर है। पांडु में कितने सिम्टम्स इन्वॉल्व है इतना ही देना है, अगर देना होगा। डिफाइन द सैंपल एंड सेटिंग, हमें किस लेवल पे कौन सा पॉपुलेशन से कौन सा सैंपल चाहिए। जैसे मैंने अगर मान लिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों पे रिसर्च करना है, क्वालिटेटिव रिसर्च, तो वहां पे मेरा सैंपल जो भी रिसर्च क्वेश्चन बनेगा वहां पे मेरा फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल ये कंप्लीटली आएगा। ओके, बस एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपको समझ में आएगा। टू अंडरस्टैंड द interpersonal and the system level factors relevant to the delivering healthcare to emergency department patient who are homeless. To understand, ओके, ये हो गया हमारा पहला का चीज था, स्टार्ट विद वर्ब। ओके, तो ये क्या हो गया, ये वर्ब से स्टार्ट हो गया। उसके बाद में क्या आया था हमारे पास, आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। ओके, द सिस्टम लेवल फैक्टर्स रिलेवेंट टू डिलीवरिंग अ डेथ। उसके बाद में क्या आया था हमारे पास में, नॉन डायरेक्शनल लैंग्वेज, यहाँ पे कहीं पे भी हमें डायरेक्शन नहीं दी गई है कि ये डेथ हुआ है या नहीं हुआ है, ये बचा है या नहीं बचा है। सिर्फ रिलेवेंट टू डिलीवरिंग हेल्थ केयर सिस्टम और हेल्थ केयर इमरजेंसी टू डिपार्टमेंट ऑफ पेशेंट्स। और सबसे नीचे क्या है, डिफाइन द सैंपल सेटिंग। क्या है सैंपल सेटिंग, सैंपल यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट पेशेंट्स हु आर होमलेस। मतलब जो भी होमलेस पर्सन है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में विजिट कर रहे हैं वो हमारे सैंपल साइज। ओके, अब क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स क्या क्या है, मैंने बोला था, फोकस ग्रुप मेथड, इन डेप्थ इंटरव्यू एंड द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में भी पार्टिसिपेंट बन के कर सकते हैं या नॉन पार्टिसिपेंट बन के कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमें कल्चर, ये okay, तो ये रजत सर, थोड़ा सा जो है ना, यस सर। अभी मैं दूसरा वाला टॉपिक ले रहा हूँ, ओके सर। आपको बहुत ज्यादा सैम्पलिंग। इसमें किसी को कुछ पूछना है, मुझे आवाज नहीं आ रही है किसी की, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, क्योंकि मल्टीपल टाइप आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये किया है। अगर डेप्थ में चला जाए तो ये अकेला टॉपिक 3 घंटे का मिनिमम। स्क्रीन दिख रही है मेरी?
स्क्रीन दिख रही है रजत? ओके, और अभी विजुअल है? ओके, तो सैंपल में हमें देखना है, बहुत सारी चीजें नहीं देखेंगे हम लोग यहाँ पे। जस्ट होल्ड डाउन मुझे। यस। ओके, तो सैंपल इज अ स्मॉलर, सबसे छोटा वाला पॉपुलेशन में, जैसे सबसे छोटा वाला यूनिट जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं जो भी हमें पॉपुलेशन लेना है, और वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का। जैसे मुझे पांडु पे स्टडी करनी है, तो मुझे जो जिस पे भी स्टडी करना है पांडु के पेशेंट्स पे, तो वो पूरे के पूरे पांडु जितने भी वर्ल्ड में पेशेंट होंगे उनका एग्जैक्टली रिप्लिका एट द मोस्ट रिजेंबलिंग पेशेंट होना चाहिए, जिसके ऊपर मैं अगर कुछ स्टडी करूँ तो वो पूरे वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड या फिर जनरलाइज किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं सैंपल, द स्मॉलर पार्ट ऑफ द truth or the resembling unit of the population. Okay, unit, sampling frame, the infinite number of individual or atom which are served as a source of data in the study, technically called as the population. जैसे पांडु के पूरे इंडिया में जितने भी पेशेंट है वो हो गया हमारा पॉपुलेशन. व्हाट इज पॉपुलेशन? इट इज अ whatever you are going to count. जैसे अगर मैंने पॉपुलेशन लिया है एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में विजिट करने वाले पेशेंट्स, तो वो हो गया मेरा पॉपुलेशन यूनिट. अगर मैंने ले लिया कि इंडिया में पांडु वाले पेशेंट है, तो मेरा इंडिया हो गया पॉपुलेशन यूनिट. सैम्पलिंग फ्रेम, इट इज अ फ्रेम, is complete list of all members of a population that researcher wish to study. Means रिसर्चर जो भी होगा, जिस पे भी जहां पे भी रिसर्च करने वाला बंदा होगा, तो अगर वो, जैसे मैंने किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में एक पांडु के पेशेंट्स के लिए रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो वहां पे जितने भी पांडु के पेशेंट विजिट करने वाले वो हो गया मेरा सैंपलिंग फ्रेम. एंड अ सिंगल मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन कॉल्ड एज एलिमेंट. सिंगल मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन कॉल्ड एज एलिमेंट. तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू रिगार्डिंग. सैम्पलिंग स्टेप्स क्या क्या होगी? द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग फ्रेम, स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग मेथड एंड डिटरमिनेशन ऑफ द सैम्पलिंग साइज. ओके, तो हमने सैंपल का डेफिनेशन देख लिया. ओके, तो ये एडजस्ट डिजाइन एंड एस्टिमेटिव की इसकी कोई जरूरत नहीं है. ये आपको ऊपर का दिख रहा है, रॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. ओके, ये क्या बता रहा है लॉ? इस लॉ को याद रखना. ये लॉ वो पीएचडी एंट्रेंस में हमेशा पूछा जाता है, शायद पूछ भी सकते हैं, कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद में सैंपल साइज कितना भी बढ़ा लो, उस रिसर्च में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका जो भी आउटकम कंक्लूजन है वो सेम ही आने वाला है. दैट मीन्स द सैचुरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी विथ अ सैंपल, दैट वही ये लॉ बता रहा है. उसका नाम याद रखना और इसमें क्या बताया हुआ. ओके, ओके. पावर कभी नहीं पूछता है. कैलकुलेशन ऑफ अ सैंपल साइज यूजिंग फॉर्मूला
यूजिंग सॉफ्टवेयर, बाय यूजिंग मोबाइल एप्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूलेज है, कोचेंस फॉर्मूला, यमन्स फॉर्मूला, देन फॉर्मूला ऑफ सैंपल साइज बाय द मीन एंड प्रोपोर्शन। ये हो गया आपका कोचेंस फॉर्मूला, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं यहाँ पे। पी पी जो है, दैट वन इज अ प्रीवैलेंस रेट। ओके, ये फॉर्मूला पूछा जाता है, इससे आपको कभी भी सैंपल साइज पूछी नहीं जाती, तो ये फॉर्मूला पूछा जाता है। ओके, और ये जो है यहाँ पे आपको ये पूछा जाता है कि इसका कौन सा डिनोमिनेशन किस, मतलब Z इज द कॉन्फिडेंस लेवल, P इज द प्रोपोर्शन ऑफ फ्रॉम द पॉपुलेशन, Q इज द 1 माइनस P। दूसरे वाली पीपीटी खोल रहा हूँ जहाँ पे आपको सैम्पलिंग यूनिट और सैम्पलिंग साइज का पता चलेगा। अभी स्क्रीन दिख रही है? ओके, क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल जो होता है ना, क्लिनिकल ट्रायल ऑल्सो नॉन एज अ क्लिनिकल रिसर्च is a protocol evaluate the effect and efficacy of the experimental medical intervention on a human or a health outcome। यहाँ पे effects and efficacy, ये दो अलग वर्ड्स है, हमेशा याद रखना। इफेक्ट, दैट मीन्स अगर किसी एक चीज पे, जैसे शोथ पे अगर किसी चीज का हमें जो भी चीज डेवलप होने वाली है, जो भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, अगर उस पे देखना है तो उसे बोलते हैं इफेक्ट। एंड द एफिकेसी इज द इंटीग्रेटिव, whatever the approach or the changes happen due to some collaboration or the integration of a drug। ओके, अगर सिर्फ शोध पे मुझे देखना है तो दैट वन इज द इफेक्ट ऑफ अ शल्य इन अ शोध। और मुझे अगर इफिकसी देखनी है शल्य की तो इफिकसी ऑफ अ शल्य की इन द मैनेजमेंट ऑफ आमवात। तो ये हमेशा याद रखना। ओके, तो ये चीजें थोड़ी सी, ये क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट कर लेना। ये कुछ फर्स्ट रैंड, ये रिकॉर्डेड रैंडमाइज ट्रायल है जो 1946 में हुई थी, रैंडमाइज ट्रायल। तो इसका पूछा जाता है कि कब हुई थी, क्या हुई थी, और ये फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल जो कंडक्टेड हुई थी, तो वो कुछ ट्रायल्स है, तो इसका पूछा जाता है। ओके, एंड ही इज द फादर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इन इंडिया।
पद्मश्री रंजीत रॉय चौधरी। ओके, ही इज द फादर। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इन इंडिया। बस इनके बारे में बस इतना ही जानना जरूरी है। ओके, द क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है कि ह्यूमन सब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व। ओके, टाइप्स क्या क्या है उसके? एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। एनालिटिकल बस याद रखना कि जहां पे यही भी एनालिसिस डेवलप होता है, दैट मीन यहाँ पे आपको एनालिटिकल ट्रायल मीन्स द लैब स्टडीज, ऑल लैब स्टडीज आर नथिंग बट द एनालिटिकल मीन्स द एनिमल स्टडी हो गया। उसके बाद में जो भी हम एचपीटीएल से वगैरह करते हैं, ये सब कुछ हमें एनालिटिकल में चला जाएगा। एंड एक्सपेरिमेंटल जो भी हमें ह्यूमंस पे करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, दैट वन इज आरसीटी। ओके, तो ये आरसीटी का प्रोटोकॉल कंटेंट है। इसका भी एक बार फोटो निकाल के रख देना कि कौन से किसके बाद क्या क्या आना चाहिए। इसका एक सीक्वेंस दिया जाता है बहुत बार, और करेक्ट सीक्वेंस पूछा जाता है, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है फॉर द आरसीटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीकोट रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस जो भी हमें टेस्ट करना है या रिसर्च क्वेश्चन फॉर्म करना है, तो वो दैट वन इज इन द फॉर्म ऑफ अ पीकोट। बहुत बार पूछा गया है कि पीकोट स्टैंड्स फॉर। पी मीन्स द पॉपुलेशन, आई मीन्स द इंटरवेंशन, सी मीन्स द कंपैरिजन किसके साथ में करना है। न्यू स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बहुत ज्यादा बदल चुकी है। जो आप बुक्स पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो पीजी करते टाइम, वो उसमें कोई भी चीज न्यू स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है। अब किसी भी चीज को प्लासिबो के साथ कंपेयर नहीं किया जाता। सिंगल आर्म स्टडीज बंद हो चुके हैं। हमेशा आपको एक कंट्रोल ग्रुप चाहिए कि किसके साथ में आपने कंपेयर किया है। प्रोबेबल आउटकम which stands with O, and T, that one is a time to assess that outcome. ओके, फिर ये पिको पिकोट ये अलग अलग जो है ना, वो टाइम टू टाइम इसमें ऐड ऑन हो चुके हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पिको के बारे में आता है, पिकोट के बारे में आता है, देन द पेसिको के बारे में आता है, पिकोच के बारे में आता है। तो इसके लॉन्ग फॉर्म और स्टैंड्स फॉर वॉट एवर द थिंग्स, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लें। पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हमने देख चुके हैं। ओके, सैंपल भी देखा है। ओके, फाइनाइट पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ यूनिट विच इज फाइनाइट। जैसे अगर मैंने देखा कि कोई भी हॉस्पिटल में पांडु के कितने मरीज आते हैं, कितने भी मरीज आ रहे हैं, तो एक ईयर में कितने मरीज आते हैं, दैट वन इज अ काउंटेबल। अगर एक हॉस्पिटल की बात की जाए, और इन्फानाइट पॉपुलेशन में देखा जाए तो अमंग द इंडिया पांडु के कितनी मरीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं, दैट वन इज नॉट काउंटेबल। We can count, but that number is so huge. So that one is the infinite population. Okay. Homogeneous, heterogeneous, that name itself conditional. Okay. हाँ, sampling techniques in a RCT. Sampling, random sampling technique means whatever the population we have. अगर मैंने देखा कि मुझे 1,000 कोई ना कोई पांडु के एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में पर ईयर पेशेंट आ रहे हैं, और मुझे पांडु पे रिसर्च करना है, तो वहां पे मुझे सैम्पलिंग टेक्निक चाहिए। मैं 1,000 पेशेंट्स पे कैरिड आउट नहीं कर सकता हूँ रिसर्च।
उसमें से मुझे बहुत ज्यादा रिजेम्बलिंग पेशेंट्स निकालने हैं, तो उसको कैसे निकाला जाए उसका भी एक तरह से टेक्निक होता है. दैट वन इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विच इज ऑल्सो नोन एज अ रैंडम सैम्पलिंग, एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विच इज ऑल्सो नोन एज अ नॉन रैंडमाइज सैम्पलिंग. ओके, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि रैंडम जो भी वर्ड है वो जिसका डिक्शनरी मीनिंग जो है वो यहाँ पे यूज नहीं करना है. रैंडम मीन्स वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ सैम्पलिंग. ओके, वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ सैम्पलिंग. और जो एक्चुअली डिक्शनरी मीनिंग वाला रैंडम है तो उसको बोलते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ओके, इट इज यूज सम फॉर्म ऑफ अ रैंडम सिलेक्शन. रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, रैंडम सिलेक्शन करना है लेकिन विथ अ वेरी स्पेसिफिक मैनर. दैट वन इज अ रैंडम सैम्पलिंग. ओके, तो उसके क्या क्या टाइप्स होंगे, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद में स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग एंड मल्टी फेज सैम्पलिंग. ओके, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या क्या टाइप आएंगे. ओके, डज नॉट इन्वॉल्व बायस मेथड्स. अभी नॉन रैंडम सैम्पलिंग के मेथड या फिर जो भी टाइप्स है वो कौन से, पर्पसिव सैम्पलिंग, कन्वेंसिंग सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, द एक्सपर्ट ओपिनियन सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग. स्नोबॉल सैम्पलिंग के मैंने बहुत सारे नाम आगे लिखे हुए हैं, और इसके जो भी मैंने आगे नाम लिखे हुए हैं वो भी अलग तरीके से पूछा जाता है कि अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग मीन्स व्हाट, कन्वेंस सैम्पलिंग ऑल्सो नोन एज. तो अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग हमें याद आना चाहिए उस टाइम. पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है, तो जजमेंटल सैम्पलिंग. इसको एक एक तरीके से देखेंगे हम. तो एक बात हमें और एक याद रखना कि स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड आता है. स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड एक चीज होती है और स्नोबॉल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन एक चीज होती है. तो इसमें कंफ्यूज कभी नहीं होना. स्नोबॉल मेथड ऑफ सैम्पलिंग, दैट वन इज अ नॉन रैंडम सैम्पलिंग और अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एंड स्नोबॉल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन और अ स्नोबॉल मेथड ऑफ कलेक्शन. ऐसे अगर आपको आ गया तो याद रखना कि ये डाटा कलेक्शन मेथड है इन अ मेटा एनालिसिस. मेटा एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं है और वो बहुत वास्ट टॉपिक है. लेकिन स्नोबॉल, हमें सिर्फ स्नोबॉल दिखाई देता है तो हम इमिडिएटली टिक मार्क करके निकल जाते हैं, लेकिन उसके आगे कौन सा वाला वर्ड लिखा है तो उस पे सब कुछ डिपेंड है. अगर स्नोबॉल मेथड लिखा हुआ है तो दैट शुड बी a snowball data collection method in the meta analysis, and snowball sampling लिखा है so that one is a non random sampling or a non probability sampling. ओके, सिंपल रैंडम में क्या होता है कि एलिमेंट जो भी हमारे पास में ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारे पास में पॉपुलेशन है, उसको एक नंबर दिया जाता है लॉटरी मेथड से, कंप्यूटर मेथड से, या फिर किसी भी जैसे भी बुक पे लिख दो, इस पे लिख दो, और उसमें से लॉटरी मेथड से हम नंबर निकालते हैं और वो वाला सैंपल इनरोल कर देते हैं. तो इसमें बहुत ज्यादा टाइप्स है. स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटा मीन्स याद रखना एक चीज, स्ट्रेटा मीन्स ग्रुप्स. स्ट्रेटा मीन्स ग्रुप्स. ओके, तो ये रैंडम सैम्पलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो भी ग्रुप ही है. क्लस्टर मीन्स ऑल्सो ग्रुप, स्ट्रेटा मीन्स ऑल्सो ग्रुप. स्ट्रेटा में क्या होता है कि सभी सिमिलर पॉपुलेशन वाले बंदे, एक, जैसे कि पांडु के रोगी हैं जिनका एज 15 ईयर्स है, वो सभी एक स्ट्रेटिफाइड में आ जाएंगे, वो सभी एक ग्रुप में आ जाएंगे. और उसमें से मुझे कोई सैंपल्स निकालना है, दैट वन इज स्ट्रेटिफाइड सैंपल. ये मैं स्मॉल मैनर में कर सकता हूँ, जैसे मेरा रिसर्च एरिया स्मॉल है. अगर मेरे पास में पूरा इंडिया भरा हुआ है तो क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड यूज करते हैं. दैट वन इज नॉन रैंडमाइज ऑल्सो, एंड रैंडमाइज में भी यूज होता है. तो क्लस्टर में क्या होता है, दैट वन इज ए जियोग्राफिकल आइसोलेशन. मीन्स द महाराष्ट्र के पांडु वाले 5 बच्चे, हरियाणा के 5 बच्चे, दिल्ली से 5 बच्चे, उत्तर प्रदेश से 5 बच्चे, इन पे मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा. तो वो होता है क्लस्टर में मोड ऑफ सैम्पलिंग. ये होता है स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, होमोजीनियस मटेरियल चाहिए ही चाहिए सैम्पलिंग. ओके, then the proportional, that means the quota sampling.
तो कोटा सैम्पलिंग में क्या है कि जैसे मेरे पास में अगर 1000 बच्चों का स्कूल है, उसमें से मैं 15% या फिर 15% 8th स्टैंडर्ड के लूंगा, 14% 6th स्टैंडर्ड के लूंगा, तो ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर चुका है, मैं डिसाइड कर चुका हूँ। तो उस हिसाब से मुझे चलना चाहिए। तो इट इज ऑल्सो अ नॉन रैंडमाइज सैम्पलिंग और द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, डिसप्रोपोर्शनल क्लस्टर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ओके, सिस्टमिक सैम्पलिंग मेथड अभी इसको डिटेल में दिया हुआ है। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड। अब सैंपल साइज कैलकुलेशन, ये फॉर्मूलेस की फोटोज निकाल के रख, बस एक बार थोड़ा सा देख लेना इसको, क्योंकि पूछने के चांसेस कम है कोचेंस और यमन्स फॉर्मूले के बाद में, लेकिन पूछा जा सकता है कि कौन सा वाला फॉर्मूला है ये। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में टू साइडेड, सिंगल साइडेड, ये पूछा जा सकता है, तो एक बार ओवरलुक कर लेना। ये फॉर्मूलाज कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट है व्हाइल कैलकुलेटिंग द सैंपल साइज। ओके, यहाँ पे हमें पढ़ना है कि ब्लाइंडिंग, ब्लाइंडिंग बहुत बार पूछा जाता है। सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड, ये सब चीजें होती है। तो सिंगल ब्लाइंड में क्या होता है कि पेशेंट को ही नहीं पता होता। ये सबसे पहली वाली जो इमेज है, दैट वन इज ओपन ट्रायल। तो ये जो है, डॉक्टर है या अटेंडेंट है, ये पेशेंट है, इन सबको पता है कि पेशेंट, सबको पता है कौन क्या खा रहा है, पेशेंट को क्या दे रहे हैं। सेकंड जो है, दैट वन इज अ सिंगल ब्लाइंड। वहां पे सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को पता नहीं होता है कि वो क्या ले रहा है। ये एक चीज थोड़ी सी याद रखना। अभी ये न्यू गाइडलाइंस है क्लिनिकल ट्रायल्स में कि इन फेज 0 जो है वो माइक्रोडोसेस स्टडी है। दैट मीन्स बहुत एनिमल स्टडी, इसको पकड़ लेना। फेज 1 में ह्यूमन फार्माकोलॉजी फेज, जहाँ पे नॉर्मल हेल्दी ह्यूमंस पे उस ड्रग का टेस्ट होता है, एक्चुअली ड्रग डेवलपमेंट स्टेज है। फेज 2 में थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी फेज, यहाँ पे के लिए वो जो वॉट एवर द ड्रग है उसको यूज किया जाता है। फेज 3 में थेरेपेटिक कंफर्मेटरी, यहाँ फेज 2 में अगर उसका रिजल्ट आ रहा है तो फेज 3 में जो है वो बहुत सारे लोगों को दिया जाता है और उसको कंफर्मेशन किया जाता है। और फेज 4 में मार्केटिंग सर्वेलेंस, जिसे उसको फिर जनरलाइज किया जाता है और उसके बाद में उसका इफेक्ट एंड कॉज रिलेशनशिप निकाला जाता है। अब यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बहुत सारी चीजें यूज होने लगी है, तो इन जनरल न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से फेज 0 जो है वो 7 to 15 डेज तक चल जाती है वो। ओके, फेज 1 जो है तो वो 20 to 80 हेल्दी वुमन्स पे हो की जाती। पहले ये नंबर्स बहुत ज्यादा थे, अभी कंप्यूटर सिस्टम से या फिर एआई की मदद से हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर और जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ दैट ड्रग है विद इंटरेक्शन विद सेल, वो हम निकाल सकते हैं। तो ये सारे जो है ना, तो ये नंबर्स बहुत कम आ चुके हैं। 0 जो ट्रायल थी फेज 0, वो कम से कम 100 लोगों पे पहले की जाती थी, अब वो 7 डेज 10 to 15 हेल्दी ह्यूमंस पे की जाती है, क्योंकि उसके ब्लड सैंपल से हम इजीली पता कर सकते हैं। तो ये बहुत न्यू गाइडलाइंस है। ओके, इसका एक फोटो निकाल के रखो, क्योंकि इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, कौन सा वाला पेशेंट क्या करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि फेज 1 जनरली ओपन लेवल पे, ये फेज 4 ओपन लेवल पे निकल जाता है, और बीच वाले जो ट्रायल है वो
और ब्लाइंडेड में निकल जाते हैं। और ये एक्चुअल में फर्स्ट वाला थिंग है, उसके बाद में आ जाते हैं। ये ड्रग डेवलपमेंटल है। ओके। बायस जो है वो आपको जरूरत नहीं है। एनालिसिस डाटा जो भी है, ये पर प्रोटोकॉल भी आपको जरूरत नहीं है। अभी जितना भी आज अभी तक पढ़ाया गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? जितने भी मैंने फोटोज निकालने के लिए बोले थे, सबने निकाले? कुछ टेक्निकल इशू की वजह से सर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आप प्लीज चैट बॉक्स में मुझसे बात कीजिए सभी लोग। अब मुझे ये पूछना है कि जितना भी हमने अभी आज सीखा है, मतलब अभी तक, अभी और आधा घंटा चलेगा हमारा, 10 से 15 घंटा, तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? कि हम लोग सोचते हैं, फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इस हिसाब से फिर आगे चलते हैं। मैं दूसरी वाली पीपीटी खोल रहा हूँ। आगे आधे घंटा बैठेंगे ना सब लोग? अगर हाँ तो बोल दीजिए यस चैट बॉक्स में। नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट कर दे। कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है चैट बॉक्स में। सभी रिप्लाई दीजिए। रजत सर का आ गया, गौरव साहब का आ गया। अनिल वर्मा जी क्या करे? नेहा जी, शिक्षा, राजकुमार जी, किरण। ओके, आगे पढ़ना है। राजकुमार जी, सो गए सभी? चलिए अभी बहुत हल्का टॉपिक लेते हैं हम लोग, लिटरेचर रिव्यू। कैसे फॉर्म करना है, क्या करना है।
स्क्रीन विजिबल है? ओके। अभी हमें लिटरेचर रिसर्च, एक्चुअली लिटरेचर रिव्यू जो आपको बोला गया है ना टॉपिक, तो वो लिटरेचर रिसर्च से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। सॉरी। तो यहाँ पे जो है ना आपका लिटरेचर रिव्यू जो है, तो लिटरेचर रिव्यू ऑफ रिसर्च होता है वो एक्चुअली। डेफिनेशन क्या है? रिसर्च लिटरेचर रिव्यू इज a written summary of evidence on a research problem. A literature review is a body of a text that aims to review the critical points of knowledge on a particular topic of research. अब यहाँ पे जो है ना, इसको याद रखना। ये फिंक साहब जो है ना, उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, इसका फोटो निकाल के रखना। ओके, वही बताया हुआ है, लेकिन ये फिंक साहब ने थोड़े से अलग से दी। ओके। और एक चीज, लिटरेचर रिव्यू इज नॉट एट ऑल अ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी या फिर रेफरेंसिंग सिस्टम कभी नहीं होती है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर और द लिटरेचर रिसर्च, ये हमेशा अलग होता है। ओके। तो इसका डिफरेंस क्या क्या होता है? बिब्लियोग्राफी में कमेंट्स ऑन द रिलेवेंस एंड क्वांटिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, सोर्स एनालाइज सेपरेटली, सोर्सेस एनालाइज सेपरेटली। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि हम एक के नीचे एक, जो भी हमने बुक्स या जो भी हमने चीजें जहां जहां से उठाई हैं, जहां जहां से पढ़ी हैं, वो लिस्टिंग करते हैं। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या होता है कि हम बिब्लियोग्राफी में जो भी हमने डाला है उसको पढ़ लेते हैं, और उसके बाद में अपने कमेंट के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिस्से वो सारा मैटर सिंथेसाइज और एनालाइज करके उसको लिखना है। दैट वन इज अ लिटरेचर रिसर्च। ओके, पर्पज में नहीं जानी है। इम्पोर्टेंट है प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस जो भी हमें यूज करने हैं। व्हाट इज मीन बाय द प्राइमरी सोर्स? मींस द सोर्स which is directly involved or the responsible for interpreting or the analyzing of that particular data. Just 1 minute. Okay. तो इसमें ये डिफरेंस है। प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस में क्या है? जो भी आप्तोपदेश है, जो भी संहिता अवेलेबल है, जो भी रिसर्च आर्टिकल है, जो इविडेंस बेस्ड है, उसको हम प्राइमरी सोर्सेस कहते हैं। सेकेंडरी सोर्सेस क्या क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर, बुक्स, इंटरनेट, उसके बाद में गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ये सब कुछ चीजें जो है वो सेकेंडरी सोर्सेस में आती है। मतलब जिसपे हम प्रॉपरली रिलाय नहीं कर सकते, वो होते हैं सेकेंडरी सोर्स, और जिसपे हम प्रॉपरली रिलाय कर सकते हैं वो होते हैं हमारे प्राइमरी सोर्सेस। ओके। उसके बाद में कौन से सोर्सेस हो सकते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस है, लाइक पबमेड, स्कोपस, नेचर, वो सब कुछ चीजें। जर्नल्स है, द कॉन्फ्रेंस पेपर्स है, बुक्स, then the theses, encyclopedia, dictionaries, magazine, newspaper, research reports, portals, online blogs। उसके बाद में एक्सपर्ट इंटरव्यूइंग होता है, सीनियर टॉकिंग होता है, सीनियर डिस्कशन होता है हमारे जो ज्यादा सीनियर से उसके साथ में।
ये सब चीजें हम लिटरेचर रिव्यू के अंदर में ले सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स में हमें ये देखना है गूगल स्कॉलर, पबमेड, कोचंस, वेब्स ऑफ साइंस, उसके बाद में नेचर डाटाबेस, डब्ल्यूएचओ डाटाबेस, ये सब चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज में आती है। ओके, इसका फोटो निकाल के रखिए, इसको पढ़ लेना। सर्च फॉर द पीयर रिव्यू आर्टिकल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। कोचंस, इस पे गाइडलाइंस भी है, तो गाइडलाइंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं। इन द कोचंस लाइब्रेरी कहाँ पे है, पबमेड सेंटर सबको पता है, सर्च स्ट्रैटेजी ऑन इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस। तो इसकी एक पर्टिकुलर सर्च स्ट्रैटेजी होती है, मेश टर्म्स, बूलियन ऑपरेटर्स, टाइटल एक्सट्रैक्ट्स, पिको सर्च। मेश टर्म्स मीन द कीवर्ड सर्चेस होता है। पिको सर्च मीन्स आपको एडवांस सर्च जैसे ऑप्शन बहुत सारे क्वेश्चंस लाइब्रेरी में भी है, पबमेड में भी है, नेचर में भी है, स्कोपस में भी है, जर्नल ऑन वेब में भी है। तो जैसे जैसे आप उसको बुलियन ऑपरेटर मीन्स सेपरेटर्स या फिर एडजुवेंट कौन से यूज किए हैं, तो उसको बोलते हैं बुलियन ऑपरेटर्स। ओके, तो बुलियन ऑपरेटर्स क्या क्या है? एंड, और, नॉट, डेवलप लिस्ट ऑफ कीवर्ड, ओपन डाटाबेस। डाटाबेस जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूएचओ का, आयुष का, सबका अलग अलग डाटाबेस है। तो उसी वर्ड को आपको यूज करना है, तो वो प्रॉपरली आ जाता है सामने। ओके, एंड, और, नॉट, और उसके बाद में विथ, विदाउट, विदिन, विद द, लाइक, जो भी ऐसे वर्ड्स है उन सबको बुलियन ऑपरेटर्स कहते हैं। ओके, द स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन द राइटिंग द लिटरेचर रिसर्च, द इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड द कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड कंक्लूजन, इतना ही याद रखना है। कैसे लिखना है वो हमें नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये जो है ना, द टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू डिजाइन, तो कौन से टाइप्स आ सकते हैं? तो नैरेटिव रिव्यू, सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। जो हमने सैम्पलिंग टेक्निक के साथ में जो भी प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखा था, तो उसमें जो हमने देखा था कि स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड, तो मेटा एनालिसिस में स्नोबॉल डाटा कलेक्शन मेथड यूज होता है। तो मेटा एनालिसिस इज जस्ट एनालिसिस ऑफ एनालिसिस। इसमें डिटेल में नहीं जाना है हमें। नैरेटिव रिव्यू, सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ अ लिटरेचर रिव्यू डिजाइन जो है ना, तो उसमें ये होता है। ओके, ओके, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें अगर है तो डायरेक्टली पूछ लो। बस चैट बॉक्स में पता नहीं क्यों मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर रजत, वो जो बुक मैंने भेजा था उसको, और जो क्वेश्चंस दिए थे उसको पीडीएफ करके भेज देना सबको। उसमें चैप्टर वाइज कुछ नोट्स, नोट्स इन द सेंस आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, तो वो अच्छा होगा आपके लिए। Should we stop here or we can take another topic?
गुड नाइट एवरीवन। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। सो गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन। और एक रजत, एक मिनट, और एक चीज बोलनी थी कि कल थोड़ा खाना कम खा के बैठना, क्योंकि कल हमें पढ़ना है स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, और जो भी रिसर्च के टॉपिक रिमेन रह गए हैं बहुत सारे, तो उसको पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मेडियन, मोड और कोएफिशिएंट्स पढ़ने हैं। तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नींद आने वाला टॉपिक है वो, तो खाना कम करके बैठना। चलो रजत, फिर बंद करते हैं आज के लिए। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट सर।